नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 11 जनवरी के मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और यह क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। और मैथ्स का लेवल देखा जाए तो कठिन है। डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो पहले 2017 में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो यही क्वेश्चन आपको आगे शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, तो इन्हें आप अच्छे से कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा मैं यहाँ पर, अच्छे से समझिए। एक बार में नहीं समझ में आया आप दूसरा बार वीडियो देखिए, तीसरी बार वीडियो देखिए और ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप की। ओके, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके ना इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और वहां पर आपको इसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे साथ में। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो कि पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि ए किसी काम को अकेले 13 दिन में कर सकता है यदि बी के साथ मिलकर वह काम 6 दिन में खत्म कर लेता है। यदि इस काम के लिए दोनों को कितना 1976 रुपए मिले तो बी का हिस्सा हमें बताना है कि बी का हिस्सा जो है वो कितना होगा। देखिए समझिए, तो ए जो है वो 13 दिन काम करता है और अगर दोनों साथ में मिलके काम करते हैं तो ये 6 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम देखोगे 13 13 छंग 78। ठीक है, तो इतना जो है एलसीएम आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी आप देखोगे कि 6 आएगी और ए और बी की दोनों की देखोगे एफिशिएंसी यानी क्षमता जो है वो कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो यहाँ से हम बी की क्षमता निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इन दोनों को? अब देखिए ये ए की है और ये प्लस बी की है, तो यहाँ पे बी की कितनी हो जाएगी, बी की हो जाएगी यहाँ से 13 में से 6 घटाऊंगा तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आया कि ए और बी ये क्षमता अगर हम देखा जाए तो ए और बी की कितनी है, यहाँ पर ए की 6 है और बी की जो है वो 7 है। ओके, अब यहाँ से ये क्षमता जो है दरअसल इसी रेशियो में आपका जो काम का रुपए हैं वो ही बांटे जाते हैं। याद रखना है जो क्षमता होती है वो हमेशा ही जो रुपए जिस हिसाब से बांटे जा रहे हैं दोनों को वो उसके बराबर होते हैं। ये हमेशा याद रखना आपको। और उल्टा किसके होता है? उल्टा जो होगा वो डे के होगा। अगर दिन दिए हुए हैं तो उसका उल्टा होता है। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे दिन दिया होता तो दिन का मैं उल्टा करता है इसका, यानी ए की जो है वो रुपए जो होते हुए वो 7:6। ए और बी का रेशियो होता है 7:6 में। लेकिन यहाँ पर हमें क्षमता दी हुई है तो इसी हिसाब से हमें यहाँ पर रोटी यानी इन दोनों का जो टोटल है वो वत्सल 1976 के बराबर होना चाहिए। यानी आप देखोगे कि ये टोटल आप देखोगे 13 हो रहा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1976 के। तो एक की वैल्यू यहाँ से आप देखो कितना हो जाएगा, 13 कितना बचेगा यहाँ पर, 6 बचेगा। 13×5 = 65 और 13×2 = 26। यानी एक की वैल्यू यहाँ से आप देख रहे हो 152 है। हमें निकालना किसका है, बी का हिस्सा निकालना है। देखिए यहाँ पर बी जो है वो कितना है, यहाँ पर बात की जाए तो 7 है। ओके, बी यहाँ पर आप देखोगे कि 7 है तो हम सीधा सीधा जो है वो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप देखिए बी का हिस्सा जो है कितना हो जाएगा, 152 × 7। तो यहाँ से देखिए 7×2 = 14, ऐसे लगा 1, 7×5 = 35 और 1 36, 3 7 और 3 10। तो इतना जो है इसका हिस्सा रहेगा इसमें। तो हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा। ए का पूछा जाता तो 6 का मल्टीप्लाई कर देते तो हमें जो है वो ए का मिल जाता। तो आई होप समझ में आ गया होगा किस तरीके से। बस याद रखना है आपको, अगर क्षमता की जगह यहाँ पर मान लो डे दिए होते, दिन दिए हुए थे तो उनका उल्टा कर देते। लेकिन यहाँ पर क्षमता हमेशा याद रखना। ये क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन होते हैं तो आपको याद रखना। देखिए ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, क्रमशः 10 12 और 18 दिन में कोई काम कर सकते हैं। यदि ए 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, अगले 3 दिन बाद क्या होता है, बी काम कर छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम जो है वो सी कितने दिन में करेगा ये हमें बताना है। देखिए बहुत ही अच्छा मेथड आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। ए जो है वो 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में काम खत्म करता है और सी जो है वो 18 दिन में। तो इनका एलसीएम देखूंगा मैं तो एलसीएम 18×2 = 36 होता है, 12×3 = 36। ठीक है, तो ये 360 जो है ये एलसीएम आ जाएगा, यानी ये हमारा टोटल वर्क आ गया है। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी अगर हम बात करूं, ए की क्षमता
ठीक है, यहाँ पर क्षमता लिख देता हूँ। क्षमता, ए की क्षमता देखोगे कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। बी की जो है कितनी आ जाएगी, 12 तिया 36, यानी यहाँ से 3 आ जाएगी। इसे एक काम करते हैं, 180 ले लेते हैं, 180 भी तो कटेगा, तो हमारा जो है छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से 18 ये हो जाएगी, 12 एकन 12, 12 पंजा 60, और यहाँ से 10। ठीक है, तो ये इनकी क्षमता आ गई। अब देखिए, ये ए की क्षमता 18 है, बी की क्षमता 15 है और सी की 10 है। आगे बोला गया कि ए 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो ए द्वारा 3 दिन किया हुआ काम कितना होगा, 3 × 18, क्योंकि क्षमता तो 8 है, वो 18 है, तो यहाँ से देखिए 18 तिया 54 हो जाएगा। ओके, 18 तिया 54 हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखिए अगले 3 दिन बाद, अगले 3 दिन बाद मतलब 6 दिन बाद गया है, क्योंकि यहाँ पर अगले 3 दिन बाद बोला गया है। भाई 3 दिन बाद तो ए छोड़ के गया था, फिर उसके अगले 3 दिन बाद बी छोड़ के गया, यानी बी द्वारा 6 दिनों में किया गया कार्य कितना होगा। इसकी बी की जो क्षमता है वो है 15, और कितने दिन, 6 दिन, तो 1500, 15 छक्का 90, ये हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि ए द्वारा 3 दिन में इतना काम खत्म करके कर लिया, बी ने इतना काम खत्म कर रहे, यानी ए और बी का अगर मैं देखूं कि दोनों ने कितना काम खत्म किया है, तो दोनों ने देखा 90 + 54, यानी आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा 144। तो 144 तो काम ये खत्म करके जा ही चुके हैं। टोटल वर्क हमारा कितना है, 180 है। तो शेष वर्क कितना बचेगा, शेष काम कितना बचेगा, 180 - 144। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 6 और ये 3, यानी 36। 36 जो है ये बचा हुआ काम है। अब ये बचा हुआ काम जो है वो कौन करेगा, सी करेगा। तो 36 यानी बचा हुआ काम तो सी द्वारा लिए गए दिन। ठीक है, तो 36 काम है, एफिशिएंसी देखिए 10 है, तो ये कितने दिन में खत्म कर देगा, यानी आप देखोगे कि इसको मैं अगर मैं काटता हूँ यहाँ से 18/5, यानी 5×15, और 3 सही 3/5 दिनों में जो है ये काम खत्म करके शेष बचा हुआ काम खत्म कर देगा सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। 3 ने इतने दिन में काम किया, बी ने 6 दिन में इतने काम किया, तो टोटल देखा कि हमने इतना काम तो खत्म, ये ए और बी दोनों काम खत्म करके चले ही गए हैं, तो हमने 180 में से 144 घटा दिया, तो बचा हुआ काम जो है वो 36 बचा। अब सी की एफिशिएंसी 10 है, तो 36 काम जो है वो 36 बचा हुआ काम जो है वो कितने दिन में, 3 सही 3/5 दिनों में खत्म कर दिया। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ये तो आसान सा प्रश्न है कि 20 दिनों में 21 वस्तुएं खरीदी गई और 20 रुपए में 21 वस्तुएं खरीदी गई और 20 रुपए में 21 रुपए में 20 वस्तुएं बेची गई। तो ये मैं बताता हूँ, इसका शॉर्टकट ट्रिक आपको पता ही होगा। इस तरीके से जो है आपको करना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 400 हो जाएगा और ये हो जाएगा 441। तो यहाँ से आप देखो ये कितना का 41, और 400 × 100, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 44/4। तो इसको आप काट लेना। ठीक है, ये जो है हमारा परसेंटेज में प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा। और दूसरा आपको मेथड है, मान लो यहाँ पर तो ऐसा दे दिया गया है, अगर मान लो यहाँ पर देखिए 20 रुपए में 21 वस्तुएं, ठीक है, 20 रुपए में जो है वो 21 वस्तुओं को खरीदा गया है, और बात की जाए तो यहाँ पर देखिए ये तो रुपए हैं, ये वस्तुएं हैं, यहाँ पर 20 वस्तुएं हैं और 21 रुपए हैं, ऐसा है। तो हम क्या करेंगे, वस्तुओं को जो है वो इनकी बराबर संख्या कर लेंगे। ठीक है, तो जिससे हमें पता पड़ जाएगा कि यहाँ पर जो है वो वही, यहाँ पर अगर हम वस्तु हैं तो इनको बराबर कर लेंगे तो हमें प्राइस का डिफरेंस पता पड़ जाएगा सही से। तो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन हो तो वस्तु की जो संख्या है उनको बराबर कर लिया करो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 20 का करूंगा, तो इधर मुझे 21 का करना पड़ेगा, तो इधर भी मुझे 20 का करना पड़ेगा
और इधर मुझे 21 का करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441 और यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 420 और ये भी 420, यानी 420 वस्तुओं को हमने 400 रुपये में खरीदा था और 420 वस्तुओं को 441 रुपये में बेच दिया। तो हमें देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है 41, कॉस्ट प्राइस 400 इंटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 9640 रुपये 24% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक की जाए। त्रैमासिक होता है 3 माह के हिसाब से, 12 माह होते हैं, 12 मंथ होते हैं एक साल में। अगर 3 के हिसाब से देखा है तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है 12 होंगे, मतलब 3 महीने के हिसाब से हमें निकालना है। अब इसमें तो देखिए ये 24 जो रेट दी हुई है, रेट दी हुई है ये 24, ये वार्षिक दी हुई है। तो हमें यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमें ये वार्षिक दी हुई है, हमें 3 माह की निकालना है। तो देखिए 1 2 3, तो 4 से मैं इसे डिवाइड करूंगा, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 6% हो जाएगी। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखिए ऐसे नहीं, इसको भी मैं लिख देता हूँ 4 × 24 पर 6%। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो 12 महीनों का कितना है 24% है, तो 1 माह का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 3 माह का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6% ऐसे भी आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये मंथ है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो जो भी आपको समझ में आए दोनों चीजें। यहाँ पर हमें, अब हमें माह दिया हुआ है 9 महीना, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें हमें ये नहीं पता कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। बाकी के आपको प्रोसेस पता ही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट आपको पूछा जाएगा तो 9640 इंटू 6% का है, तो इंटू 6 × 9/100। ठीक है, तो ये इस तरीके से निकाल लेना, सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 9640 इंटू 106/100 इंटू 106/100 इंटू 106/100, तो ऐसे निकाल लेना। तो ये कैलकुलेशन है। बाकी यहाँ पर जो समझने वाली बात थी यही थी कि त्रैमासिक वार्षिक ये सब चीज़ें, बाकी आपको ये चीज़ें निकालना आ गई तो आप ये तो आप निकाल ही लोगे। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, एक ट्रेन ए 720 किलोमीटर की दूरी को ट्रेन बी की तुलना में 1 घंटा देरी से तय करती है। ठीक है, 1 घंटा देरी से जो है वो तय करती है। यदि ट्रेन बी अपनी वास्तविक चाल से 1/3 कम हो जाए, अपनी वास्तविक चाल से 1/3 कम हो जाए, तो वह इस दूरी तय को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। ए से 3 घंटा अधिक समय लेती है, तो ए की चाल हमें बताना है कि ए की चाल जो है वो कितनी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, माना ट्रेन ए जो है वो, उसकी गति मैंने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके से ट्रेन बी की मान ली मैंने, ठीक है, ये गति यही है 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये मान लिया। अब जो पहली शर्त दी है उसके हिसाब से हम चलेंगे। डिस्टेंस देखिए समान ही है, 720 ही है। तो हमें पता है कि समय यानी टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है। ये हमने, अब डिस्टेंस तो समान ही है, तो डिस्टेंस आप देखिए 720, यहाँ पर 1 घंटा देरी से है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है दरअसल 1 घंटा हो देरी से होगा। ठीक है, तो 720 अपॉन ट्रेन ए की चाल x है माइनस 720 अपॉन बराबर 1, क्योंकि 1 घंटा का इनमें डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से हम दूसरा इक्वेशन निकालेंगे। यहाँ से देखिए, दूसरे में क्या बोला गया है कि वास्तविक चाल से 1/3 कम हो जाती है। 1/3 कम होना मतलब 2/3 रह जाती है। ठीक है, 1/3 कम मतलब होना 2/3 रह जाना। अब देखिए, तो यहां से मैं अब सीधा सीधा, जैसे कि ट्रेन ए की गति कितनी रह जाएगी और ट्रेन बी, ठीक है, दोनों की,
यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेन बी की गति जो रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, यहाँ से ट्रेन बी अपनी वास्तविक चाल से 1/3, यानी यहाँ से हो जाएगी 2/3। पहले एक्स थी, अब 1/3 कम हो गई तो बची 2/3। और ये हमारी जो बात की जाए तो जो हमारी ट्रेन ए है तो उसकी तो सेम ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 3 घंटे का अंतर आ रहा है, तो बस 720 बटा, ठीक है 720 बटा, यहाँ से देखिए इसको ले लेते क्योंकि डिफरेंस जो है वो हमारा यहाँ पर है, तो इसको मैं कर लेता हूँ 720 बटा 2/3 बाई माइनस 720 बटा एक्स इक्वल टू 3। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ से ऊपर पहुंचेगा तो ये 3 नीचे से मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर। अब बस हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हम आसानी से जो है वो इन दोनों को क्या करें, जोड़ दें क्या। इन दोनों को सॉल्व करना है हमें इक्वेशन को, तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक काम करता हूँ, जोड़ देता हूँ तो मुझे आसानी पड़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जोड़ता हूँ अगर मैं इसको 720 बटा एक्स प्लस माइनस 720 बटा वाई प्लस 3 × 720/2y माइनस 720/x बराबर, एक ये है और 3 ये है तो ये 4 हो जाएगा। देखिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा जो इसमें से आएगा, देखिए यहाँ से x ये रहा, ये कट जाएगा, देखिए ये और ये कट रहा है, हमारा कट रहा है कि नहीं कट रहा। इसमें से देखोगे आप ये माइनस का ये प्लस का है, ये 3/2 और ये हो जाएगा तो हमारा 1/3 बचेगा। मतलब यहाँ से आप देखोगे कि बाई की जो है 360 और 2 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 2 3 6, तो ये हो जाएगा हमारा बाई इक्वल टू 360 ये बटा 4 आ जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर अगर आपको ऐसे डायरेक्ट में कर रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि ये 3 × 720/2 है और माइनस का 720/बाई है, तो बाई तो दोनों में कॉमन ही है। तो यहाँ से देखिए अगर मैं यहाँ पर 1/बाई, 720 भी कॉमन है, 720/2 कर लेता हूँ, 3 माइनस और यहाँ से कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर 2 है तो 2 इधर आएगा तो 1/2 बचेगा तो 2 बाहर आ जाएगा बाई, तो यहाँ से इतना आ जाएगा। तो यानी आप देखेगी 720/2 इक्वल टू 4, तो 4 से मैं इसे काटूंगा तो 4 × 4 और 4 8 32, ठीक है। तो यहाँ से ये ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ से देखिए बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा कुछ गड़बड़ होगा, यहाँ से आ जाएगा 90, 2 नंबर 18 90 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि बाई की जो वैल्यू है, बाई की वैल्यू है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन। आपको यहाँ पर ये वाली चीजें देखना है। अब ये पहला इक्वेशन ये बन गया, दूसरा इक्वेशन ये बन गया, बस इसको। तो बाई की वैल्यू हमारी जो है स्पीड आ गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालनी किसकी है, ए की निकालनी है, ए की चाल निकालनी है। तो हम इसमें रख सकते हैं, यहाँ पर किसी में भी रख दो, इसमें रख दो बाई की जगह। तो यहाँ पर देखिए पहले इक्वेशन में रखूंगा इसको, तो पहले इक्वेशन में रखूंगा 720/x, हमें ए की निकालनी है तो 720/90 बराबर 1। तो यहाँ से देखिए 9 8 72, ठीक है। ये इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी 720/x इक्वल टू 9। तो 9 से इसे काटूंगा, 9 8 72, यानी x की वैल्यू जो निकलेगी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगी। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर बात ध्यान देने वाली यही थी कि ये इक्वेशन आपको समझ में आना चाहिए। बस क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं है आसान है, पहले जैसे क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चनों को कर जाओगे, क्योंकि स्टैंडर्ड बढ़ा दिया गया है। कट ऑफ अगर देखा जाए तो अगर जिनके 75 हैं वो आराम से अच्छे दौड़ने के लिए बुलाया जा सकता है, नंबर बढ़ भी सकते हैं। और अभी 4-5 दिन ही तो हुए हैं, तो अभी आने वाले समय में और पता पड़े 17 फरवरी तक एग्जाम चलना है, तो देखते हैं क्या कैसा जो है वो पैटर्न होता है, इसी हिसाब से चलता है या आगे। तो मैथ्स और रीजनिंग का लेवल यही रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये बात रखना है, ठीक है। देखिए ये वाला प्रश्न है, यदि की संख्या n में
4 से भाग देने पर शेषफल 3 आ रहा है। अगर 2n में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, ये पूछा गया है। तो कोई भी संख्या मान लो, माना मैंने संख्या शेषफल 3 है तो 7 मान ली। 7 में मैं अगर 4 का डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 4 एकन 4 4, तो 3 शेषफल आ रहा है, यानी संख्या हमने मान ली 7। इसमें 2n है तो 2 इंटू 7, तो ये कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अगर मैं 14 में 4 का डिवाइड करता हूँ तो कितना हो रहा है, 4 तो ये 12 12, तो यानी 2 बचेगा। तो 2 शेषफल बचेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई दो अंकीय संख्या उसके अंकों के योग की 3 गुनी है, यदि उसमें 45 जोड़ा जाता है तो अंक उलट जाते हैं, तो उस संख्या के अंकों के वर्गों का योग पूछा गया है, क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए मैंने माना जो संख्या है वो कितनी है, 10 10a प्लस बी मान ली। ठीक है, 10a प्लस बी मान ली। क्यों मान ली 10a प्लस, अब मान लो मैंने 45 लिखा, ठीक है, तो 45 को मैं किस लिख सकता हूँ, 40 प्लस 5, इसी तरीके से लिखूंगा ना, दो अंकों की संख्या है तो इसीलिए मैंने यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो इतना तो आपको पता ही होगा। खैर अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि अगर दो अंकों की संख्या कि दो अंकीय संख्या उसके अंकों के योग की 3 गुनी है। ठीक है, तो 3 गुनी है मतलब ये अंक जो है वो 10a प्लस बी जो है वो इसके अंकों की 3 गुनी है। अंक कितने हैं, ए और बी है। भाई अंक तो यही है ना, ए और बी, तो इसके 3 गुनी है ये संख्या जो है वो। यहाँ पर ये 10a है, तो यहाँ से देखिए 10a प्लस बी बराबर ये कितना हो जाएगा, 3a प्लस 3b, और इस तरफ ले जाऊंगा तो 10a माइनस 3a प्लस बी माइनस 3b इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 7a, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 2b इक्वल टू 0। तो हमारा एक इक्वेशन है यहाँ पर ये बन गया। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है यहाँ पर, यदि उसमें 45 जोड़ा जाता है तो वो अंक उलट जाते हैं, यानी 10a प्लस बी में अगर मैं 45 जोड़ता हूँ, अरे 45 जोड़ता हूँ तो यहाँ पर अंक उलट रहे हैं, मतलब ए की जगह बी हो रहा है और बी की जगह ए पहुंच रहा है, तो मैंने अंक उल्टा दिए। जो क्वेश्चन में लिखा है वही मैंने यहाँ पर चीजें की हुई है। तो देखिए यहाँ पर अब इसको इधर ले जाता हूँ, तो देखिए 10a, तो ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस बी ये माइनस का 10b हो जाएगा, और इक्वल टू इसको इधर ले जाता हूँ तो ये माइनस का 45 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 9a ये बचेगा, माइनस का 9b ये बचेगा, और माइनस का 45, तो 9 से मैं इसे काट सकता हूँ। 9a माइनस बी बराबर 9 पंजे 45, यानी माइनस का 5। तो दूसरा इक्वेशन हमारा ये बन गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें a और b की वैल्यू याद करनी है। तो देखिए पहला इक्वेशन ये रहा, दूसरा इक्वेशन ये रहा, तो इसको मैं 7a माइनस 2b इक्वल टू 0, a माइनस बी बराबर माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा माइनस का। तो ये माइनस प्लस प्लस, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए 7a और माइनस का 2a है, तो ये 5a बचेगा, और इधर कितना बचेगा, 5 दूना 10, यानी 10 ही आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपने देखा कि यहाँ से हमें 2 मिल गई, ए की वैल्यू हमें 2 आ गई। तो अब मैं इसको कहीं पे भी रख सकता हूँ, इस वाले इक्वेशन में रख दो, पहले में या दूसरे में रख दो। ठीक है, तो दूसरे में रखो या पहले में रखो कोई बात नहीं है। अब देखिए मान लो यहाँ पर मैं रख देता हूँ ए की वैल्यू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 14a माइनस 2b इक्वल टू 0। तो इसको इधर ले जाता हूँ, तो यहाँ से देखिए 14, अच्छा ए नहीं यहाँ पर ए आएगा, और इसको बराबर 2b के। तो यहाँ से देखिए b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो a और b की वैल्यू हमें पता पड़ गई कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 7 है। हमें उसके वर्गों का योग निकालना है, तो वर्गों का योग मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकालना है। तो यहाँ से हम निकाल सकेंगे, देखिए a का 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49, तो ये कितना हो जाएगा, 53। तो ये हमारा आंसर आ जाए। ओके, तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न जो है हमें करना है। कॉन्सेप्ट अधिक क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपने समझ लिया, मतलब आपको क्वेश्चन आ गया। देखिए एक क्वेश्चन ये है कि किसी पंचभुज का एकांतर कोण 140 डिग्री, एकांतर नहीं मतलब एक कोण है, ठीक है,
पंचभुज का एक कोण, ठीक है, एक कोण जो है वो 140 डिग्री है तथा अन्य कोण जो है वो 1:2:3:4 में है, तो पंचभुज का सबसे बड़ा कोण हमें निकालना है, क्या होगा। तो पंचभुज जो होती है मतलब 5 भुजाएं जो होती हैं, जैसे कि ये हो गया 5 भुजाओं का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इन सब का योग कितना होता है। तो योग निकालने के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि पॉलीगन दिया हो या पंचभुज, जैसे यहाँ पर पंचभुज दिया हो, कोई भी दिया हो, पंचभुज, षटभुज, पंचभुज के कोणों का योग, ठीक है, आंतरिक कोणों का योग, याद रखना है आंतरिक कोणों का योग। तो ये होता है, बात की जाए तो n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 5 भुजाएं हैं, n मतलब यहाँ पर भुजाएं हैं, तो 5-2 180, तो ये कितना हुआ 18-3-54, यानी ये हो जाएगा 540 डिग्री होता है। एक कोण हमें पता है इतना है, बाकी के कोण देखिए, एक कोण हमें पता है तो आप देखिए एक कोण की अगर मैं बात करूं तो इसमें से मैं घटा देता हूं, ये तो टोटल है, तो 140 इसमें से घटाऊंगा मतलब ये 400 बचेगा। तो ये 400 जो बचा हुआ है वो जो बाकी के जो कोण है उनका योग है, यानी 1x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर ये कितना हो जाएगा 400 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 4 5 और 10 यानी 10x बराबर कितना हो जाएगा 400। तो x की वैल्यू यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगी 40। तो x की वैल्यू, हमें सबसे बड़ा कोण पूछा गया है, सबसे बड़ा कोण देखिए यहाँ पर 4x है, 4x है, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 40 यानी 160 डिग्री, बाकी की और इतनी बड़ी नहीं है, तो 160 डिग्री जो है इसका आंसर आ जाए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 20 व्यक्तियों की औसत आयु 24 वर्ष है, यदि उनमें से 8 व्यक्तियों की औसत आयु 21 वर्ष है तो शेष 12 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी। आसान सा है, सबसे पहले हम जो 20 व्यक्ति हैं उनकी टोटल आयु निकालते हैं, टोटल आयु निकाली जाए तो 24 इंटू 20 यानी ये हो जाएगा 480, ठीक है। इसमें से 8 व्यक्तियों की अगर मैं निकालूं यहाँ पर तो 21 इंटू 8 यानी आप देखोगे 8 8 दूना 16, बाकी के बचे हुए 12 हैं, तो टोटल हमें पता है इतनी है, यानी जो 12 व्यक्ति जो बचे हुए हैं उनकी आयु देखी जाए तो 12 व्यक्तियों की आयु अगर मैं देखता हूँ तो 480 माइनस 168, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 2 1 3 यानी 312। तो अब इसका एवरेज निकाल सकते हैं, 12 व्यक्तियों की एवरेज आयु अगर मैं निकालता हूँ तो 312/12, 12 दूना 24, ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर 24, 24 है 12 छिंग 72 यानी 26, तो 26 जो रहेगी, 26 वर्ष जो रहेगी 12 व्यक्तियों की आयु की औसत आयु रहेगी। ओके, तो आसान था ये, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये वाला प्रश्न है, यदि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है और बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है तो तीनों मिलकर उस कार्य को 1000 रुपए का ठेका लेते हैं, तो बी का हिस्सा हमें बताना है कि बी का हिस्सा कितना हो। देखिए ए की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है, बी से दुगनी है, और बी की जो कार्य क्षमता है सी से 3 गुनी है, तो यहाँ से तीनों का रेशियो हम ले लेंगे क्षमताओं का, तो ए अनुपात बी देखोगे यहाँ पर 2:1 है और बी अनुपात सी देखोगे यहाँ पर 3:1 है। तो देखिए बी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो एक का यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो इसको पहले हमें बराबर करना पड़ेगा बी की वैल्यू, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और ये 3 और सी की 1। तो हमने देखा कि तीनों की क्षमताएं जो है वो रेशियो 6:3:1 है। वही मैंने आपको बोला था कि जो हमारी क्षमता एफिशिएंसी होती है उसी हिसाब से जो रुपए मिलते हैं उसी हिसाब से बांटे जाते हैं। तो ये टोटल देखोगे अब 10 है, तो इसका जो टोटल है वो 1000 के बराबर हो जाएगा। तो एक की वैल्यू यहाँ से देखोगे कि 100 आ जाएगी, तो हमें निकालना कितना है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा देखिए 300 यानी बी का हिस्सा जो होगा वो कितना हो जाएगा 3 इंटू 100 बराबर 300 रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 300 रुपए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, यदि किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, यदि उसे वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो कितने
का लाभ हो, कितने का लाभ हो या कितने प्रतिशत का लाभ हो, ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ। देखिए जो विक्रय मूल्य पर बेची जाती है, वास्तविक विक्रय मूल्य के मैंने माना कि वास्तविक विक्रय मूल्य कितना मान लिया। देखिए अब ये 2/3 है, तो मैं 3 से ऐसी संख्या मानूंगा यहाँ पे कि 3 से जो है वो कट जाए, तो मैंने मान लिया कि 6 है, ठीक है। तो अब इस पे बेचा जा रहा है, वास्तविक विक्रय मूल्य इतना है, लेकिन बेचा कितने पे जा रहा है, 2/3 के हिसाब से बेचा जा रहा है, यानी 6 × 2/3, यानी आप देखोगे 4 रुपए में, 4 रुपए में ये बेची जा रही है, ठीक है, 4 रुपए में बेची जा रही है। तो कितने का हानि हो रही है, लॉस जो हो रहा है, इसको 10% का लॉस हो रहा है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, भाई इतनी सेलिंग प्राइस है और लॉस हमें 10% का हो रहा है, तो हम सीपी यहाँ से निकालेंगे कि 4 × 100/90। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 40/90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये हमारी क्या होगी, सेल वो कॉस्ट प्राइस निकल आई। अब वास्तविक विक्रय मूल्य तो इतना है, कॉस्ट प्राइस हमारी इतनी है, देखिए सीपी बराबर हमें पता पड़ गया कि 40/90 है, और एसपी हमारी जो वास्तविक है वो 6 है। तो देखिए यहाँ से पहले तो इसको मैं हटाने वाला हूँ, तो 9 का मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, तो 9 का मुझे इधर भी करना पड़ेगा, जिससे मुझे ये सही से इंटीजर में वैल्यू मिल जाए। तो ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 9×54। तो हमने देखिए 40 रुपए कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितनी है 54, तो अगर मैं 54 में बेचता हूँ तो मुझे कितने का लाभ मिलेगा। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे कि हमें जो है वो 14 का लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 14 रुपए का, ठीक है। 14 रुपए का जो है यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाए तो 14, और बस प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए तो 14/40 × 100 कर देना, तो यहाँ से जो है वो ये हमें निकल आएगा प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न जो है करना था आपको, और आई होप ये आपको समझ में आएगा हो कि किस तरीके से आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे दरअसल। ओके, 2 क्वेश्चन हमें जो है इसमें देखने को मिले थे। अब देखिए, अच्छा यहाँ पर हमें 9 40/9×54 सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसे हम काट देते हैं, यहाँ से देखिए ये 5 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, यानी 35%, 35% जो है इसका प्रॉफिट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगले प्रश्न में हमें, यदि किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 में बेचा जाता है तो उसे 10% का लाभ होता है, यदि उसे वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सेम टू सेम है, यहाँ पर हम वास्तविक विक्रय मूल्य निकालेंगे, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ से देखिए मैंने माना कि 6 है, तो हम कितने रुपए में बेचेंगे, 6 × 5/6, यानी आप देखो 5, तो ये 5 रुपए में बेचा जा रहा है, तो हमें लाभ हो रहा है 10% का। तो हम यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं, 5 × 10% का लाभ हो रहा है, यानी 10/110। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 50/11। तो ये हमारी सीपी आ गई, सीपी हमें पता है कि 50/11 हो गई। एसपी हमारी कितनी है, वास्तविक जो 6 है, यहाँ पर 11, तो 11 से मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, तो 11 से मुझे इधर भी करना पड़ेगा, तो ये 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, ठीक है, 66 हो जाएगा। तो अब हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, देखिए ये कितना का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है, 50 × 100, ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हम देखेंगे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 32%, ठीक है। तो 32% का जो है यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आई होगी। देखिए एक बार मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ कि वास्तविक मूल्य हमने ये माना है, याद रखना ये माना है, ठीक है, 6 है, लेकिन इतने में नहीं बेचा जा रहा है, 5/6 के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो 5/6 के हिसाब से अगर मैं इसका निकालता हूँ तो मुझे 5 रुपए में बेचा है। अब इतने में अगर मैं बेच रहा हूँ 5 रुपए में, तो मुझे जो है वो 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 10% का लाभ हो रहा है, तो मैं देखूंगा कि इतने में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, तो मेरी कॉस्ट प्राइस जो रहेगी, यानी क्रय मूल्य जो रहेगा वो कितना रहेगा, 50/11 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमें पता पड़ गया कि हमारी सीपी इतनी है, और वास्तविक हमने मानी थी 6, तो सीपी इतनी है, ये 50/11 था, तो मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ,
दोनों में सीपीयू एसपी में, जिससे मुझे इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें देखें कि 50 रुपए की चीज़ मैंने 66 में बेची है, तो मुझे कितने का 32% का लाभ हो रहा है। ओके, देखिए ये वाला प्रश्न है 21 और 18। अच्छा, ये विक्रयमूल्य हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करें, 21 वस्तुओं का यहाँ पर कर लेते हैं विक्रय, और ये से मान लेते हैं यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस कर लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, दोनों में थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। तो 21 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जो है वो 18 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो ये कहीं भी ऐसे मान लो यहाँ पर भी जो है क्रय मूल्य हो सकता है या फिर विक्रय मूल्य यहाँ पर हो सकता है, तो ये उलट सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एस पी अपॉन सी पी बराबर 18/21। तो इसे किससे काटूँ, 3 से काटता हूँ, 3 से घटा रहा, 3×7=21। तो यहाँ से हमने देखा कि एस पी हमारी कितनी है, 6 है, और सी पी हमारी 7 है। तो हमने देखा कि एक का जो है वो लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज देखा जाए तो 1/7 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा हमारा 14 सही 2/7%। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है, विक्रय मूल्य इधर भी हो सकता है या क्रय मूल्य इधर हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न है, ए और बी के बीच की दूरी 1.7 किलोमीटर है। ए की चाल 8 मीटर पर सेकंड है, और बी की चाल जो है वो 9 मीटर पर सेकंड दी हुई है। तो दोनों के कितनी दूरी बाद मिलेंगे, यानी ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, ए और बी। ठीक है, तो ये दोनों कितनी दूर डिस्टेंस हमें दी हुई है, तो इसको हम पहले क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी 1700 मीटर। ए की जो स्पीड है वो कितनी दी है, 8 मीटर पर सेकंड, और बी की जो दी हुई है वो दी हुई है 9 मीटर पर सेकंड। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस हमारी 1700 है, 8 + 9 इक्वल टू, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट साइड आ रहे हो तो याद रखना है उनकी जो है वो जुड़ती। अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा नहीं है, पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 17/17 यानी ये हो जाएगा 100 सेकेंड। 100 सेकेंड में जो है ये मिल जाए। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक विद्यार्थी घर से विद्यालय 50 मीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो नहीं, तो वह 20 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो हमें बताना है कि डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो देखिए एक बेसिक मेथड पता ही है आपको, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारी देखिए 50 है, माना टाइम टी है, ये करेक्ट टी वो है टाइम है जो करेक्ट एकदम सही टाइम पे पहुंचता है, पर ये 20 मिनट लेट पहुंचता है, तो 20 मिनट बटा 60 कर दिया, घंटे में हमने निकालना है तो 60 से मैंने डिवाइड कर दिया बराबर। यहाँ पर देखिए 60 इंटू टी, ये जल्दी पहुंच रहा है तो इसमें से मैं, अच्छा ये लेट पहुंच रहा है तो इसमें ऐड करूंगा, और जल्दी पहुंच रहा है तो इसमें से माइनस करूंगा, तो 10/6। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये 1/3 हो जाएगा। तो 5t प्लस ये हो जाएगा 5/3 इक्वल टू 6t-1। तो t को इधर ले लेता हूँ और इसको इधर ले लेता हूँ, तो t इक्वल टू 5/3 + 1, यानी यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 8/3। तो टाइम हमारा जो निकला है वो 8/3 घंटे निकला है। हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस हमें पता है, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस हम निकालेंगे तो 50, या तो यहाँ पर रख दो टी का मान, या यहाँ पर रख दो, ठीक है, बराबर ही डिस्टेंस निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए 8/3 प्लस 20/60, तो ये 1/3 यहाँ पर सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 50 इंटू 9/3, यानी 3 तरफ 9, यानी हो जाएगा 15×3 = 45, यानी 450 ये किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर डाटा कुछ भी दिया हो सकता है, ऐसा नहीं है, डाटा कुछ भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो है इस पे फोकस करना है कि हमारा जो है इस तरीके से आंसर निकलेगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर यदि दो संख्याओं का अनुपात हमें इतना दिया हुआ है, एचसीएफ इतना है, 17 है, तो हमें दोनों संख्याओं का योग निकालना है। तो ये मान ली मैंने संख्या है, अगर मैं इसका एचसीएफ निकालता हूँ तो एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों का कोफिशिएंट जो है सबसे बड़ा जो है वो हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो एक्स ही है, तो मतलब एक्स की वैल्यू जो है ये 17 के बराबर दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर एचसीएफ हमें दिया हुआ है। तो 6 × 70, और ये कितना हो जाएगा 70 × 7 × 70,
ठीक है, तो इसका आप सीधा सीधा कर दो। देखिए 13, 6 दूनी 12, 1 13, 13 × 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा। बस इसको जो है सॉल्व कर लेना, यहाँ पर जो है हमारा आंसर आ जाए। ओके, तो ये थे प्रश्न। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, मैंने वैसे एक वीडियो एक पे तो मैंने आपको बता ही दिया था। एक था, देखिए एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि अलजेब्रा से था। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, पर मेरे पास एक कमेंट आया तो समझ में नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। देखिए एक्स की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर ये दिया होता 47। तो x³ + 1/x³ बराबर ये हमें निकालना है मान। तो यहाँ से देखिए इसको मैं स्क्वायर बनाना है मुझे। ठीक है, तो स्क्वायर बनाना है मुझे। तो स्क्वायर कब बनेगा, जब ये 47 में मैं 2 जोड़ूंगा तो ये 49 होगा। तो मुझे इधर भी जोड़ना पड़ेगा, x⁴ + 1/x⁴ करूंगा। तो यहाँ से भी देखिए +2 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और यहाँ से आप देखिए ये किसका स्क्वायर हो जाता है, ये स्क्वायर होता है x² + 1/x² होल स्क्वायर बराबर 49। अब यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो ये इधर रूट आ जाएगा, तो x² + 1/x² बराबर √49। तो यहाँ से x² + 1/x² की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, 7 निकलेगी। अब इसको मुझे फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे वैल्यू जो चाहिए वो x+1/x की वैल्यू चाहिए दरअसल। तब मैं यहाँ पर इसका अगर मैं क्यूब करूँगा तो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी इसकी। तो यहाँ पर मुझे फिर से 2 ऐड करना पड़ेगा, इसमें 2 ऐड कर देता हूँ और इसमें भी 2 ऐड कर देता हूँ। तो ये अब की बार जो बनेगा वो x+1/x का होल स्क्वायर बनेगा और ये हो जाएगा 9। अब यहाँ से इसे हटाऊंगा तो x+1/x = √9 आएगा। तो यहाँ से ये 3 आ जाएगा। तो हमने देखा कि जो हमारी इसकी वैल्यू जो है कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई। अब इसका आप क्यूब कर लो। क्यूब आपको पता हो तो क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और वरना मैं आपको डायरेक्ट एक वैल्यू बताता हूँ कि जब भी आपको x+1/x बराबर p दिया हो और x³ + 1/x³ कहा हो तो p³ - 3p आपको कर देना है बस। तो यहाँ पर हमें पता है कि इसकी वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर रखूंगा 3 का स्क्वायर -3 × 3, 27 - 9, यहाँ से आ जाएगा 18। इस तरीके से ये वाला प्रश्न जो है हमें करना था। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से जो है सॉल्व करना है। क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर आप कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो, यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। परीक्षा आप डाउनलोड करना है और परीक्षा आप डाउनलोड करने के बाद आप टेस्ट में जाओगे तो यहाँ पर आप देखिए ये MP कांस्टेबल 2020 स्पेशल दिया हुआ है। तो इसमें पैरा टेस्ट डेमो रहेगा और जितना आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। मतलब आप देखिए लोगों के ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं, ये 299 की है, 299 नहीं पे करना है आपको। जियो भी 50 कोड यूज लगाओगे तो आपको मात्र 149 रुपये में ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी। और देखिए लोगों के ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं, मतलब 65 जो है ये मैथ्स और रीजनिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसमें आप अगर अच्छा क्वेश्चन कर लेते हो, मतलब मैथ्स और रीजनिंग ऐसा है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इसमें से पूरे नंबर ला पाओगे। और यह सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपके सामने जो है ये अच्छे से रहेंगी। और बात की जाए आप जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप इसे खरीद सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। अभी आपके पास जिन लोगों का बाद में एग्जाम है तो आपके पास टाइम है काफ़ी, जो कि फरवरी माह तक चलना है, तो आपके लिए टाइम है, तो खरीद सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।